हेलो स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है योग्य भारत प्लेटफॉर्म पर। और हम लोगों को अभी 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पार्लियामेंट या संसद, स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल, पंचायतें और म्यूनिसिपैलिटीज़ या नगर पालिकाएँ। लेकिन इन चारों टॉपिक से पढ़ने से पहले हम लोगों को जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, जहाँ कहीं भी आपको ये वर्ड दिख जाए लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर या हिंदी में विधायिका या विधानमंडल, तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, कानूनों को बनाने वाली संस्था। विधायिका या विधानमंडल का मतलब क्या होता है, विधि या कानून को बनाने वाली संस्था। लेकिन इसके आगे अगर जो हमने वर्ड लगा दिया यूनियन या केंद्रीय, है ना, तो यूनियन लेजिस्लेचर केंद्र का कानून बनाने वाली बॉडी, और केंद्र का मतलब क्या हो गया, पूरे देश का कानून बनाने वाली बॉडी। तो पूरे देश का कानून बनाने वाली जो बॉडी होगी उसको हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर इंग्लिश में बोलेंगे, या हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय विधान मंडल बोलेंगे। और देखिए है क्या, ये जो यूनियन लेजिस्लेचर है, ये जो है यूनियन लेजिस्लेचर, इसी का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट या संसद बोलते हैं। तो अगर जो आपसे कोई पूछे कि भारत देश का कानून बनाने वाली जो बॉडी है उसका क्या नाम है, तो आप या तो यूनियन लेजिस्लेचर बोल सकते हैं या तो आप पार्लियामेंट या संसद बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो कानून बनाया कैसे जाता है, हमको पता है कि कानून बनाने के लिए बिल रखा जाता है। बिल का मतलब एक पर्चे में जो भी कानून बनाने वाली बातें हैं वो सारी लिख ली जाएंगी और उसको बोला जाएगा बिल। और इस बिल को क्या किया जाएगा, राज्यसभा से पास कर दिया जाएगा। मतलब राज्यसभा के जो एमपी हैं, सांसद हैं, है ना, वो इस बिल को राज्यसभा से पास कर देंगे। राज्यसभा के अगर जो एमपी पास कर देंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, लोकसभा में चला जाएगा। और लोकसभा के एमपी या सांसद भी इसको पास कर देंगे, तब ये फिर से बिल कहाँ जाएगा, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा या राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जो होंगे वो जब इस पे क्या कर देंगे, अपने साइन या सिग्नेचर कर देंगे, तो ये बिल क्या बन जाएगा, ये बिल बन जाएगा एक्ट, या इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं। तो कोई भी बिल एक्ट ऐसे बनता है। और ये ऐसा भी किया जा सकता था, इस बिल को पहले लोकसभा में रखा जाता, फिर राज्यसभा में जाता, फिर प्रेसिडेंट साइन करते, है ना। तो इसका मतलब पार्लियामेंट जो होती है वो, उसका मेन काम है कानूनों को बनाना। और कानून क्योंकि तभी बनेगा जब वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा पास किया जाए और प्रेसिडेंट साइन कर दें। तो इसका मतलब अगर जो आपसे कोई पूछे कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं, तो पार्लियामेंट के जो भाग होते हैं या कंपोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया, और कौन हो गया, और प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति हो गया। इन 3 लोगों को जोड़ के हम बोलते हैं पार्लियामेंट या संसद। और दूसरी बात देखिए कि लोकसभा, ये जो लोकसभा है, लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उनको एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं। और लोकसभा में कितने सांसद बैठते हैं, 543, 543 लोग बैठते हैं। ऐसे ही जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनको भी एमपी या सांसद ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं, कितने एमपी बैठते हैं, तो 245 एमपी राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये अभी हमने नहीं डिस्कस किया है कि बिल जब रखा जाएगा राज्यसभा या लोकसभा में तो कितनी मेजॉरिटी चाहिए, कितना बहुमत चाहिए। वो अलग अलग बिल के लिए अलग अलग बहुमत या मेजॉरिटी चाहिए होती है। वो डिटेल्ड वाले वीडियो आप देखेंगे, वहाँ पर मैं बताऊँगा, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। ये क्योंकि रिवीजन पर्पज़ से वीडियो है तो यहाँ पर उतनी बातें नहीं। ठीक है, तो आप लोग सीख गए कि भाई पार्लियामेंट, संसद वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलके बनती है। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं तो अगर जो आपसे कोई पूछे कि राज्यों का कानून बनाने वाली बॉडी को क्या कहेंगे, तो यदि केंद्र का कानून बनाने वाली बॉडी यूनियन लेजिस्लेचर या केंद्रीय विधायिका या केंद्रीय विधानमंडल है, तो राज्यों का कानून बनाने वाली बॉडी क्या होगी, स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, या राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल या राज्य विधायिका राज्यों का कानून बनाती है। और हमारे यहाँ पर स्टेट हैं कितने, तो 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट हैं। अब ये जो 28 स्टेट हैं, यहाँ पर क्या होगा कि जो 6 स्टेट हैं वहाँ पर क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है,
राज्य विधानमंडल है उसके दो हाउस हैं। दो हाउस का मतलब जैसे संसद के दो हाउस थे लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर दो हाउस होते हैं। एक को बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और दूसरे को बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर बैठते हैं उनको एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक बोलते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर बैठते हैं उनको एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान पार्षद बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ एमएलसी, या इनको क्या बोलेंगे, विधान पार्षद बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो बॉडी है इसके भी दो हाउस हो गए, और दो हाउस के बाद इसका मतलब यहाँ पर राज्यों का जो कानून बनाया जाएगा वो यहाँ पर भी बिल रखा जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होगा, और उसके बाद जैसे केंद्र के लेवल पर प्रेसिडेंट के साइन जरूरी होते थे, ऐसे ही राज्यों में किसके साइन जरूरी होंगे, गवर्नर के साइन जरूरी होंगे, राज्यपाल के साइन जरूरी होंगे, तभी वो बनेगा कानून। तो 6 स्टेट में, ये जो 6 स्टेट हैं, 6 स्टेट में ये जो मैंने नीचे दिया है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो इन 6 स्टेट्स में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके दो हाउस हैं। ठीक है, तो अगर जो मैं बोलूं कि इन 6 स्टेट्स में जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो किन से मिलके बनेगा, तो लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्लस गवर्नर, 3 लोगों से मिलके बनेगा, क्योंकि ये 3 लोग जब पास करेंगे या साइन वगैरह करेंगे तभी वो कानून बनेगा। जबकि 28 राज्यों में से 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर में 2 हाउस नहीं होते हैं, एक ही हाउस होता है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है, काउंसिल नहीं होता है। तो फिर अगर जो ये जो 22 स्टेट हैं यहाँ पर कानून बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो बस एक ही हाउस है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल को पास कराएंगे, सीधा कहाँ जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर साइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो एक्ट या कानून बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना है ना, कि 28 स्टेट्स में से 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 2 हाउस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और बाकी के 22 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए जैसी ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्कुल वैसी होती है जैसी कि पार्लियामेंट में कौन होता है, लोकसभा होता है। आप बस कंपेयर करना, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे और आपको अपने आप जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आप अगर जो गेस करेंगे तो 90 से 95% चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव असेंबली जैसी राज्यों में होती है वो बिल्कुल किसकी तरह होती है, जैसी संसद में लोकसभा होती है बिल्कुल उसके इक्वल होती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, विधान परिषद जो है, वो किसके इक्वल होती है, तो जैसे संसद में राज्यसभा होती है, राज्यसभा उसके बिल्कुल इक्वल कौन होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद होती है। तो हम लोग जब भी लोकसभा पढ़ेंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी, और जब भी राज्यसभा पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें पता चल जाएंगी लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के बारे में। और जैसे कि यहाँ पर संसद में कौन होता है, या केंद्र के स्तर पर साइन करने के लिए प्रेसिडेंट होता है ना, और प्रेसिडेंट देश का भी हेड होता है। ऐसे ही राज्यों में साइन करने के लिए कौन होता है, राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, और ये गवर्नर क्या होता है, राज्यों का हेड भी होता है। ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट जब भी हम पढ़ें तो प्रेसिडेंट के साथ साथ गवर्नर के बारे में अगर जो आप गेस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी अपने आप सही हो जाएंगी, क्योंकि पूरे देश के लेवल पर जो जो प्रेसिडेंट करता है वही वही राज्यों के लेवल पर कौन करता है, गवर्नर या राज्यपाल करता है। तो आप इन 3 चीज़ों में सिमिलरिटी है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, और लोकसभा और राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, संसद की राज्यसभा और राज्यों की लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर आपको वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ और दूसरी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये भी हमने मिटा दिया और ये, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, सरकार कैसे बनती है। तो गवर्नमेंट या सरकार बनने के लिए क्या है कि अगर जो एक लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, लोकसभा में जिस भी एक पार्टी की 50% से ज़्यादा सीटें आ जाएंगी उसकी बनेगी सरकार। तो अगर जो यहाँ पर मैं मान लूँ कि दो पार्टियों ने चुनाव लड़ा, लोकसभा के एमपी वाला, और एक पार्टी जो है वे बीजेपी है और दूसरी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। बीजेपी ने 543 सीटों में से सीटें जीती हैं 260, और सॉरी ये कांग्रेस ने जीती हैं, ठीक है। तो कांग्रेस ने टोटल 543 सीट्स में से कितनी सीटें जीत ली हैं, 260, और बीजेपी ने टोटल 543 सीट्स में से कितनी जीत ली हैं, तो 283 सीट्स जीत ली हैं बीजेपी ने। क्योंकि 283 सीट्स बीजेपी ने जीत ली हैं, 50% से ज़्यादा सीटें, तो बीजेपी की बनेगी सरकार। और बीजेपी की बनेगी सरकार, तो सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार का मतलब ये है कि बीजेपी पार्टी के जो एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, उसमें से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बनाया जाएगा पीएम, ठीक है, और बाकी के जो बीजेपी के ही एमपी या सांसद होंगे उनमें से कुछ सांसदों को बनाया जाएगा मिनिस्टर या मंत्री। ये जो ग्रुप है पीएम प्लस मिनिस्टर का, ये है यूनियन गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार। तो यूनियन गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार, ठीक है। अब ये जो पीएम प्लस मिनिस्टर है, ये केंद्रीय सरकार का काम क्या होता है, तो डे बाय डे का शासन चलाना इनका काम होता है। कहने का मतलब जो भी मिनिस्टर हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उनका डे बाय डे का काम क्या है कि कहाँ से हमको राफेल जेट मंगाने हैं, किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलें बेचनी हैं, डे बाय डे का काम ये उनका है। अगर जो नितिन गडकरी रोड मिनिस्टर हैं, तो कल कितनी रोड बनी है, परसों कितनी बनेगी, डे बाय डे का काम उनका है, ठीक है। तो इस पूरे ग्रुप का जो काम है वो क्या है, पूरे देश का शासन चलाना दिन प्रतिदिन का। अब देखिए है क्या, यहाँ पर जो पीएम प्लस मिनिस्टर हैं, है ना, जो ये यूनियन गवर्नमेंट है, तो यूनियन गवर्नमेंट में क्या सिर्फ लोकसभा का एमपी ही पीएम या मिनिस्टर बन सकता है, तो जी नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर सही है कि सरकार उसी की बनेगी जिसकी लोकसभा में 50% से ज़्यादा सीटें होंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो बीजेपी पार्टी है, इस एग्जाम्पल के लिए बीजेपी पार्टी जो है वो चाहे तो अपने राज्यसभा के एमपी को पीएम बना दे, चाहे तो अपने राज्यसभा के एमपी को मिनिस्टर बना दे, ये बीजेपी पार्टी पर डिपेंड है, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर है वो राज्यसभा का भी एमपी हो सकता है और लोकसभा का भी एमपी हो सकता है, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपको ये जान लेनी चाहिए कि अगर जो बीजेपी पार्टी जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति को पीएम या मिनिस्टर बना दे जो ना तो लोकसभा का एमपी हो ना तो राज्यसभा का एमपी हो, क्या ये पॉसिबल है, तो जी हाँ पॉसिबल है ये। अगर जो कोई व्यक्ति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ना तो लोकसभा का ना तो राज्यसभा का, उसको भी पीएम और मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर या तो लोकसभा से चुनाव जीत लेना है या तो राज्यसभा से चुनाव जीत लेना है, ठीक है। इसका मतलब 6 महीने तक आप किसी भी हाउस के एमपी नहीं हैं तब भी आप पीएम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको या तो लोकसभा का सदस्य बन जाना है या तो राज्यसभा का सदस्य बन जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे राज्यसभा के कितने एमपी हैं जो पीएम बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बार इंदिरा गांधी 1966 में जब पीएम बनी थी तो वो क्या थी, वो राज्यसभा की ही एमपी थी। बाद में उन्होंने लोकसभा से चुनाव जीता और फिर पीएम बनी, लेकिन पहली बार वो राज्यसभा की एमपी थी और पीएम बनी थी। उसके बाद देखो एचडी देवगौड़ा, ये 1996 में पीएम बने थे। तो एचडी देवगौड़ा खास व्यक्ति हैं क्योंकि जब ये पीएम बने थे तो ये किसी भी हाउस के एमपी नहीं थे, सांसद नहीं थे, ना तो लोकसभा के सांसद थे और ना तो राज्यसभा से सांसद थे। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर फिर ये राज्यसभा से सांसद बन गए और फिर आगे अपना पीएम का पद
कंटिन्यू किया। उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, ये 1997 में पीएम बने, ये भी राज्यसभा के ही एमपी थे। और आप लोग मनमोहन सिंह के बारे में तो जानते ही होंगे, 2004 में पीएम बने, ये भी कहाँ से एमपी थे, तो ये भी राज्यसभा के ही एमपी थे। अधिकतर जो पीएम बनता है वो लोकसभा का जो है वो एमपी होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि भाई राज्यसभा का भी एमपी बना दिया जाता है पीएम। अब उसके बाद देखिए, जो ये थर्ड पॉइंट हमने लिखा है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लिखा है या अविश्वास प्रस्ताव लिखा है। तो इसको भी समझ लेते हैं, ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हम लोग इसको समझते हैं। अब आप देखो कि अगर जो बीजेपी पार्टी ने 283 सीट जीती हैं और कांग्रेस पार्टी ने 260 सीट्स जीती हैं, ठीक है, लेकिन बीजेपी पार्टी क्या करे, कांग्रेस पार्टी क्या करे, इनके जो है 13 लोगों को अपनी तरफ बुला ले, उनको कुछ भी लालच दे दे कि भाई हम आपको ये फ्लैट देंगे, इतना रुपया देंगे, आपको मंत्री बना देंगे, जो कुछ भी हो। तो अगर जो 13 लोगों को कांग्रेस अपनी तरफ बुला ले, हालांकि ये 13 लोगों को बुलाना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू है, दल बदल विरोधी कानून लागू है। लेकिन दल बदल विरोधी कानून के पहले क्या चलता था, तो देखिए क्या चलता था। अगर जो बीजेपी पार्टी से 13 लोग कांग्रेस अपनी तरफ बुला ले, तो फिर कांग्रेस कहेगी कि यार हमारे जो हैं वो 283 मेंबर हो गए हैं, 283 मेंबर हो गए हैं, है ना, और अब हमारा पीएम बनाओ, हमारे मिनिस्टर बनाओ, क्योंकि हमारी 50% से ज़्यादा सीटें हो गई हैं। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के कहने भर से ये नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी को ये प्रूफ करना पड़ेगा लोकसभा के अंदर कि हाँ तुम्हारे पास 50% से ज़्यादा एमपी हैं। और प्रूफ करने के लिए कांग्रेस क्या करेगी, तो प्रूफ करने के लिए कांग्रेस समझ लीजिए एक पर्चा तैयार करेगी, पेपर तैयार करेगी, और उस पर ये लिखेगी कि भाई जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी गवर्नमेंट थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो इसके पास अब कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है ना। और मेजॉरिटी किसके पास है, अब मेजॉरिटी हमारे पास है, मतलब कांग्रेस के पास है। तो इस पर्चे पर लिखा जाएगा कि रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, और इस पर्चे को ही बोला जाएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, मतलब कि बीजेपी पार्टी के पास विश्वास नहीं रहा, उनके पास मेजॉरिटी नहीं रही। और अगर जो ये पर्चा पास हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव का पर्चा या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, तो भाई पास तो तभी होगा जब कांग्रेस के पास 50% से ज़्यादा लोग होंगे, तभी तो पास होगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर जो पास हो जाएगा, तो अपने आप ये अंडरस्टूड है कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस की बन जाएगी। ठीक है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव हमेशा अपोजिशन के द्वारा, विपक्षी पार्टी के द्वारा रूलिंग पार्टी के खिलाफ लाया जाता है। और यदि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट गिर जाती है और अपोजिशन की गवर्नमेंट बन जाती है। तो यहाँ पर देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव किन किन पीएम के खिलाफ लाया गया और उनकी सरकारें गिर गईं। तो पहले ऐसे पीएम थे वीपी सिंह, है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनके खिलाफ लाया गया था, ये जो है फिर पीएम के पद से हट गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लाया गया था और एचडी देवगौड़ा के खिलाफ लाया गया था। और नो कॉन्फिडेंस मोशन इन तीनों के खिलाफ लाया गया और वो पास भी हो गया था, तो इनकी सरकारें गिर गई थीं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर जो टेन्योर है, यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, टेन्योर। टेन्योर का मतलब कार्यकाल। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बताइए सबसे लंबे समय तक पीएम कौन रहा। तो सबसे जो लंबे समय तक पीएम रहे हैं, लॉन्गेस्ट जो टेन्योर है वो जवाहरलाल नेहरू का है। वो लगभग 16 साल 9 महीने 12 दिन पीएम रहे हैं। कभी कभी ये पूछता है कि बताइए शॉर्टेस्ट, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा पीएम के रूप में, तो वो गुलजारी लाल नंदा का है 13 दिन। ठीक है, वो 13 दिन तक पीएम रहे थे। और सेकंड नंबर पर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 16 दिन पीएम रहे थे। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने जो है शॉर्ट में ये चीज़ें समझने की कोशिश की है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग वही जो 4 टॉपिक हमने बताए थे, कौन कौन से, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी से फिर से एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि
लोकसभा के बिल्कुल जैसा राज्यों में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा होता है। राज्यसभा के बिल्कुल जैसा लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद होती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है राज्यों में, वो किसकी होती है, गवर्नर या राज्यपाल की होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। और एक बात और आप लोग जान लीजिए, जैसे जो भी बातें हमने पीएम और मिनिस्टर्स के बारे में यहाँ पर सीखी हैं, की हैं, बिल्कुल वही बातें मुख्यमंत्री, जो राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं और मंत्री होते हैं, उनके बारे में लागू हो जाती है। तो अगर जो मैं बोलूँ कि जो सीएम होगा, वो सीएम या मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो सीधी सी बात है, जैसे वहाँ पर लोकसभा में 50% से ज़्यादा सीटें लाना था, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में जो भी 50% से ज़्यादा सीटें लाएगी पार्टी, उसका क्या बनेगा, सीएम बनेगा, ठीक है। अब बताओ कि सीएम और मिनिस्टर जो हैं वो बनने के लिए किस हाउस के सदस्य होना ज़रूरी है। तो आपने जैसे संसद में देखा, ऐसे यहाँ पर भी चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल का एमएलसी हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए हो, दोनों लोग सीएम भी बन सकते हैं और दोनों लोग जो है वो मिनिस्टर भी बन सकते हैं, मंत्री भी बन सकते हैं। अगर जो कोई किसी भी हाउस का मेंबर ना हो तो क्या सीएम या मंत्री बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जैसे पार्लियामेंट में हमने सीखा, क्या सीखा कि 6 महीने तक अगर जो आप एमएलए नहीं हो, एमएलसी भी नहीं हो, तब तक जो है सीएम भी बन जाओगे, मुख्यमंत्री भी बन जाओगे और राज्यों में मंत्री भी बन जाओगे। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर या तो आपको एमएलए बन जाना है या तो एमएलसी बन जाना है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए अब जो है इसको मैं रब करूँगा और जो वही 4 टॉपिक हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, आज जो है ये 4 टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। पार्लियामेंट है, संसद, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल या राज्यों का कानून बनाने वाली बॉडी, उसके बाद पंचायत, गांव का शासन संभालने वाली बॉडी, और म्यूनिसिपालिटी, नगर पालिकाएँ, शहरों का शासन संभालने वाली बॉडी। तो 4 जो बॉडी हैं, है ना, ये एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पार्लियामेंट या संसद जो है ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद में दिया गया है, आर्टिकल 79। और आर्टिकल 79 में ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलके बनेगी। तो आपसे कोई पूछे कि संसद के कितने भाग होते हैं, संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अगर जो आपको लोकसभा और राज्यसभा, है ना, इसमें अगर जो मेंबर आपको बनना है, क्योंकि हमको पता है लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं। सेम राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद ही कहते हैं। तो यदि आपको लोकसभा या राज्यसभा के एमपी में से कोई भी एमपी बनना है, लोकसभा से या राज्यसभा से, तो आपके अंदर क्वालिफिकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आप जब चुनाव लड़ रहे हैं उस टाइम पर आप ओथ लिए हुए होने चाहिए। जब आप चुनाव का पर्चा भरेंगे, वो चाहे राज्यसभा के चुनाव वाला भरें चाहे लोकसभा के चुनाव वाला भरें, तब आपको ओथ या शपथ लेनी पड़ेगी। यदि आपने ओथ या शपथ नहीं ली है तो आपके जो चुनाव का पर्चा है वही रद्द हो जाएगा और आप चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। तो ये नेसेसरी कंडीशन है, ज़रूरी है ये कंडीशन। उसके बाद यदि लोकसभा के एमपी आप बनना चाहते हैं तो मिनिमम एज कितनी है, 25 साल है। राज्यसभा के एमपी बनना चाहते हैं तो मिनिमम एज 30 साल है। और एक और क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, इंडिया की जो इंडिया के पूरा इंडिया है उसमें किसी भी क्षेत्र की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ की वोटर लिस्ट में नाम हो, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं लेकिन उन्होंने बनारस से चुनाव लड़ा, अब बनारस की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, गुजरात में होगा, है ना। तो पूरे इंडिया में कहीं भी वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए।
उसके बाद देखिए क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यताएं भी हैं कि भाई आपको एमपी या सांसदी के पद से कब कब हटाया जा सकता है। तो इंसान अगर जो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड का मतलब आपका जो दिमाग है वो ख़राब हो गया है, मतलब इंसान पागल हो गया है। अब पागल हो गया है तो संसद का काम होता है कानून बनाना, तो आप एमपी बन के फिर कानून कैसे बना पाएंगे, है ना। तब भी आपको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। अगर जो आप अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट आपको डिक्लेयर कर दिया गया है, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, और अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, आपको दिवालिया घोषित कर दिया है बैंक ने। आपने बैंक से कर्जा वगैरह लिया था और उसको देने की टेंडेंसी नहीं है, जैसे कि विजय माल्या, तो विजय माल्या को बैंक ने दिवालिया घोषित कर दिया है। तो यदि आप दिवालिया घोषित किए गए हैं तब भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के यदि पद पर हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे हैं या लाभ के पद पर हैं, तब भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब पकड़ लेते हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं लाभ का पद। आप क्या करते हैं कि भारत के सिटीजन यहाँ पर होने चाहिए। यदि आप दूसरे किसी कंट्री की सिटीजन ले लेते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं या नागरिकता ले लेते हैं, तब भी आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ कि सिटीजन आप किसी अदर कंट्री की ले लें, दूसरे देश की अगर जो आप नागरिकता ले लेते हैं, भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाती है, तब भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद संसद ने, ये तो देखिए जितनी भी चीज़ें हमने बोली हैं, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिटीजन, अगर जो किसी दूसरे देश के सिटीजन आप बन जाते हैं। उसके बाद संसद को ये कहा गया था कि यदि आप और डिस्क्वालिफिकेशंस निर्धारित करना चाहें तो आपको ये हक है, और संसद ने अपने हक के तहत एक कानून बनाया है जिसका नाम है आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। एक बार फिर से मैं बोले दे रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया है आरपीए। यहाँ पर 8 टाइप की पार्लियामेंट ने और डिस्क्वालिफिकेशंस निर्धारित की हैं, और वो डिस्क्वालिफिकेशन हैं क्या, तो वो खाली सुन लीजिए आप। आपने इलेक्शन लड़ा था, तब आप पर क्या है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वो प्रूफ हो गया है, तो पहली डिस्क्वालिफिकेशन आपकी हो गई। दूसरी कौन सी हो गई कि किसी अदालत ने आपको 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा सुना दी है, केस चल रहा है तब नहीं, सज़ा सुना दी है तब, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद जो है आप चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव जब लड़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन के सामने आपने चुनाव में कितना खर्च किया है वो ब्यौरा सबमिट करना होता है। तो आपने निर्धारित समय में अपना चुनावी ब्यौरा, चुनावी खर्च का ब्यौरा सबमिट नहीं किया है, तो तब भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो 3 चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथी, आप जो है वो गवर्नमेंट के जो ठेके होते हैं, दारू का ठेका, रोड बनाने का ठेका, इसमें इंटरेस्टेड हैं, तब भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो 4 हम लोगों ने पढ़ ली। पांचवा क्या है, आप जो है गवर्नमेंट की ऐसी कंपनी में आप डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं जहां पर गवर्नमेंट का शेयर 25% से ज़्यादा का है, तब भी आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या है, तो उसके बाद अगर जो आप गवर्नमेंट जॉब करते थे पहले, और गवर्नमेंट जॉब करते थे तब आप पर करप्शन का चार्ज लगा और वो प्रूफ हो गया है, मतलब आप भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए सरकारी नौकरी करते समय, तब भी आपको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। आप रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, तब भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप छुआछूत, दहेज प्रथा, है ना, और सती प्रथा जैसी प्रथाओं को बढ़ाते हुए यदि पाए जाते हैं, तब भी आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो ये 8 जो है ये हमने डिस्क्वालिफिकेशंस देख ली आरपीए एक्ट में जो लिखी गई हैं। इसमें से एक ज़रूर याद रखना, यदि आपको 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा हो जाती है तब आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या है कि पार्लियामेंट में क्योंकि 2 हाउस हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है, तो लोकसभा जो है लोकसभा
में जो लोग बैठते हैं उनको एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, सांसद कहते हैं। अब देखिए लोकसभा में आर्टिकल जो है, आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81 में ये लिखा गया है कि जो लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, वो 550 होंगे, 550 होंगे। और ये जो 550 मेंबर हैं, इसमें से 530 लोग, 530, ये जो 530 लोग हैं ये राज्यों से चुन के आएंगे, और जो 20 लोग हैं ये यूटी से चुन के आएंगे, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आएंगे। अब 550 वहाँ पर है, लेकिन संसद क्या करती है, इन 550 की 550 पूरी सीटें यूज़ नहीं करती है। उसमें से उसने देखिए यूज कितनी की हैं, तो संसद ने क्या किया है, 550 में से 550 में से उन्होंने 543, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि 543 यूज्ड सीट कितनी है, तो 543, 543 सीटें वो यूज करते हैं। 543 सीटों में से 524 जो हैं वो कहाँ से, स्टेट से आते हैं लोग चुन के, और 19 लोग कहाँ से आते हैं, यूटी से चुन के आते हैं। ठीक है, तो आप अगर जो उनको जोड़ देंगे तो 543। आपसे यदि कोई पूछे कि संविधान में लोकसभा की कितनी सीटें लिखी हैं, तो ये 550 हैं। फिर संसद ने कानून बनाया, उस कानून में ये लिखा हुआ है कि यूज कितनी करेंगे, तो यूज वाली कानून में, संसद के कानून में लिखा है 543। फिर यहाँ पर देखो ये जो 524 स्टेट्स हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताइए सबसे ज़्यादा जो एमपी की सीटें हैं वो किस राज्य की हैं, तो ध्यान रखना वो मैक्सिमम सीटें हैं यूपी की, 80 सीटें हैं, 80। फिर कभी पूछ लेता है कि बताइए मिनिमम किस स्टेट की हैं, तो मिनिमम जो है, मिनिमम सीटें नागालैंड की है, मिज़ोरम की है, सिक्किम की है। शॉर्ट पे हमने लिखा है, तो नागालैंड, मिज़ोरम, सिक्किम, इन तीनों की क्या है, एक एक सीट है। मिनिमम सबसे वही तो हो सकती है ना, और वही है, एक एक सीट है सिक्किम, मिज़ोरम और नागालैंड की। फिर देखिए जो 19 यूटी हैं, तो 19 जो यूटी हैं, इनमें से किस यूटी की कितनी सीट है ये भी एक बार देख लेते हैं। तो दिल्ली की सबसे ज़्यादा हैं, दिल्ली की 7 सीट्स हैं, 7 सीटें हैं। और उसके बाद जो यूटी है, ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा है DNH, तो दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव। ये पहले दादरा नागर हवेली और दमन और दीव ये अलग अलग यूटी हुआ करते थे, लेकिन अभी ये मर्ज हो गए हैं, तो अब एक ही यूटी है ये, दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव। तो ये जो एक यूटी है, इनकी 2 सीटें हैं, 2। और जम्मू कश्मीर की कितनी है, 5 सीटें हैं, है ना। तो और ये 3 ही यूटी हुए, टोटल यूटी हैं कितने इंडिया में, 8 हैं। तो जो बाकी बचे 5, उन पाँचों की एक एक सीट है लोकसभा में। ठीक है, तो बाकी बचे कौन कौन से, तो लद्दाख की एक सीट है, चंडीगढ़ की एक सीट है, उसके बाद कौन सा बचा, पुदुचेरी की एक सीट है, और लक्षद्वीप की एक सीट है, अंडमान निकोबार की भी एक सीट है। मतलब आपको ध्यान बस ये कर लीजिए कि ये जो 3 हैं इनकी एक से ज़्यादा है, इन 3 के अलावा जितने भी यूटी हैं उनकी सबकी एक एक सीट है। उसके बाद ये जो लोकसभा है, ये देखिए फर्स्ट वाली जो लाइन है, लोकसभा को हम लोग टेम्परेरी बॉडी बोलते हैं। टेम्परेरी बॉडी बोलते हैं क्योंकि 5 साल के बाद इसका इलेक्शन होता है, हर 5 साल में, है ना। और हर 5 साल के बाद ये पूरी खाली हो जाएगी और पूरी भरी जाएगी। तो एक समय तो ऐसा आया कि लोकसभा पूरी खाली हो गई, इस वजह से ये टेम्परेरी कही जाती है, अस्थायी सदन इसको कहा जाता है, क्योंकि 5 साल के बाद ये पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर एवरी 5 ईयर इसका इलेक्शन होता है ना। और टेम्परेरी इसलिए भी कही जाती है क्योंकि 5 साल से पहले भी, है ना, इसको डिजॉल्व किया जा सकता है, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। तो टर्म इसका कितना है, तो भाई हर 5 साल के बाद अगर जो इलेक्शन होता है तो नॉर्मल टर्म कितना हो गया, 5 साल हो गया। और 5 साल के पहले, ये देखिए मैंने लिखा है बिफोर 5 ईयर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है डिजॉल्व। इसका मतलब क्या है कि 5 साल से पहले भी लोकसभा को डिजॉल्व किया जा सकता है, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। जैसे कि लोकसभा का विघटन, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जब इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई, तो इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट पीएम राजीव गांधी को बना दिया। राजीव गांधी अगर जो चाहते तो वो जो समय बचा हुआ था तब तक पीएम रहते, लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई हम बचे हुए समय के लिए क्यों पीएम रहें,
हम तो अगले 5 साल के लिए पीएम बन सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर पूरे इंडिया का इमोशन जो था वो राजीव गांधी के साथ में था। तो राजीव गांधी ने प्रेसिडेंट को एडवाइस भेजी कि राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को भंग कर दीजिए, डिजॉल्व कर दीजिए। तो राजीव गांधी की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ने 5 साल से पहले ही लोकसभा को क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा को 5 साल से पहले भी डिजॉल्व किया जा सकता है। करेगा कौन? तो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, वो बात अलग है कि मोस्ट ऑफ द टाइम से एडवाइस पीएम की जाती है, लेकिन किसके नाम से की जाती है? प्रेसिडेंट के नाम से की जाती है। ठीक है, तो लोकसभा को 5 साल से पहले बिफोर 5 ईयर भी डिजॉल्व किया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन का मतलब क्या है? क्या लोकसभा का ड्यूरेशन, समय अवधि 5 साल से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है? तो जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है। और कब बढ़ाया जा सकता है? तो नेशनल इमरजेंसी, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, और नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 है ना, 352 में दी गई है। तो अगर जो नेशनल इमरजेंसी लागू है, तो उस टाइम पर क्योंकि इमरजेंसी लागू है, देश में चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है, ऐसी स्थितियां नहीं हैं, तो फिर क्या होता है? तो फिर लोकसभा की ड्यूरेशन यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, एक बार में, मतलब एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हो। एक बार में कितनी बढ़ा सकते हो? 1 ईयर। ये ध्यान रखना, एक बार में 1 साल लोकसभा की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो। 1 साल कंप्लीट हो जाए, नेशनल इमरजेंसी अभी भी लागू है, फिर से एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हो। और ऐसा करके कितने भी बार बढ़ा लो, लेकिन एक बार में 1 साल ही बढ़ाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार में 10 साल बढ़ा लिया, नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीख गए कि नॉर्मल टर्म 5 ईयर है, 5 साल से पहले डिजॉल्व किया जा सकता है, और उस 5 साल से ज़्यादा भी चल सकती है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो तब एक बार में 1 साल इसका ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अब ये जो देखिए लोकसभा है, ये लोकसभा जो है पहली बार बनके कब तैयार हुई? तो पहली बार जो बनके तैयार हुई है वो 17 अप्रैल 1952 को बनके तैयार हुई। ये ध्यान रखना, 17 अप्रैल 1952। तो बनके तो तैयार हो गई 17 अप्रैल 1952 को, लेकिन लोकसभा पहली बार लोकसभा वाले हाउस में बैठने कब गई? तो जो बैठने गई है फर्स्ट सिटिंग, तो फर्स्ट सिटिंग कब हुई? वो 13 मई 1952, 13 मई 1952। यहाँ पे मैं सही से लिख देता हूँ, 13 मई 1952 को, है ना, फर्स्ट सिटिंग हुई लोकसभा की। तो ये तो रहा लोकसभा, है ना। और लोकसभा में देखिए क्या होता है कि ये जो ऊपर पॉइंट लिखा है कि लोकसभा में रिजर्वेशन हो सकता है, आरक्षण हो सकता क्या है? होता है रिजर्वेशन। किनका किनका होता है? तो एससी और एसटी का रिजर्वेशन लोकसभा में होता है। और कितना होता है? तो पूरे भारत में जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी जनसंख्या है, उस टोटल जनसंख्या में जितने परसेंटेज एससी एसटी की जनसंख्या होगी, उतने ही परसेंटेज में लोकसभा की सीटें जो है उनके लिए आरक्षित की जाएंगी। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, और यहाँ पर देखिए क्या है कि खाली जगह है, और ये जो है हर जगह के लिए आप ध्यान रखना, एससी एसटी का रिजर्वेशन जहाँ भी आएगा वहाँ यही लाइन चलेगी। तो यहाँ पर मैं देखिए, अगर जो पूरा इंडिया है, भारत है, और भारत में बाई चांस पूरे भारत की पॉपुलेशन है 1000, ठीक है, और 1000 में मैंने मान लिया कि जो एससी और एसटी हैं, ये कितने हैं? ये 400 हैं। तो बताइए कितना परसेंटेज हैं टोटल पॉपुलेशन के? एससी एसटी कितना परसेंटेज हैं? तो 40% है ना। और एग्जाम्पल के लिए, इजी एग्जाम्पल क्योंकि बना रहा हूँ, तो लोकसभा में सीटें जो हैं वो 10 हैं। तो अब बताइए, अगर जो टोटल लोकसभा की सीटें 10 हैं, तो इसमें से कितनी एससी एसटी की सीटें आरक्षित होंगी? तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का 40% है एससी एसटी इंडिया में, तो फिर टोटल सीटों का भी कितना परसेंटेज? 40% ही रिजर्व्ड होगा एससी एसटी के लिए, तो 4 सीटें रिजर्व्ड हो जाएंगी। आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हर जगह के लिए ध्यान रखना है, जहाँ पर एससी एसटी का रिजर्वेशन आएगा यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है रिजर्वेशन एससी एसटी का होता है। और अगर जो एग्जैक्ट सीट पूछ ले कि कितनी सीटें रिजर्व्ड हैं,
तो लोकसभा में एससी के लिए 84 सीटें रिजर्व्ड हैं और एसटी के लिए कितनी है, 47 सीटें रिजर्व्ड हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग राज्यसभा पे चलते हैं। तो राज्यसभा पर जब चल रहे हैं तो देखिए राज्यसभा में क्या किया गया है, आर्टिकल 80 में लिखा गया है कि जो राज्यसभा है ना, उसमें कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं और 250 में से 238 जो लोग हैं, 238 लोग हैं, ये तो इलेक्टेड वाले होंगे, चुने वाले होंगे, लेकिन 12 जो मेंबर हैं ये नॉमिनेटेड वाले होते हैं, इनको मनोनीत किया जाता है, नॉमिनेटेड वाले मेंबर हैं, है ना, इनको चुनाव लड़ना नहीं पड़ता है। तो फिर मैक्सिमम सीट जो है आर्टिकल 80 में लिखा गया है। अब संसद को फिर से ये अधिकार दिया गया कि आप इसमें से कितनी सीटें यूज करोगे वो आप जानें। तो संसद ने क्या किया, कानून बनाया और उस कानून में ये लिखा कि भाई देखिए 250 की 250 हम यूज़ नहीं करेंगे, जो हम यूज करेंगे वो जो सीट होंगी, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, वो सीट होंगी 245 सीटें। तो 245 सीटें वो यूज करेंगे, उन्होंने लिखा है। और 245 सीटों में से 233 लोग जो हैं वो चुने जाएंगे और 12 लोगों का होगा क्या, नॉमिनेशन, है ना, और नॉमिनेट किया जाएगा राज्यसभा में किसके द्वारा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा राज्यसभा में। अब यहाँ पर एक बात और देख लीजिए कि 233 जो ये जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं, है ना, तो अगर जो आपसे कोई पूछ ले कि मैक्सिमम जो है किस राज्य के एमपी राज्यसभा में आते हैं, तो भाई यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, तो यूपी से राज्यसभा में 31 लोग राज्यसभा में एमपी के लिए चुने जाते हैं। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर 3 ऐसे यूटी हैं, है ना, जिनकी राज्यसभा में सीटें हैं, बाकी के यूटी ऐसे हैं जिनकी एक भी सीट नहीं है। जबकि लोकसभा में हमने क्या देखा, सब यूटियों की एक एक सीट तो है ही ज़रूर, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में सिर्फ यही 3 यूटी जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं इन्हीं की सीटें हैं, बाकी के यूटी की सीटें ही नहीं राज्यसभा में। तो देखिए किनकी किनकी है, तो पुदुचेरी जो है उसकी 1 सीट है, दिल्ली की 3 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर की 4 सीटें हैं। बाकी की जो बच गए यूटी 5, उनकी एक भी सीट राज्यसभा में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो देखिए 12 लोग जो नॉमिनेट होते हैं, मनोनीत होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में, तो क्या किसी को भी नॉमिनेट कर दिया जाएगा? तो ये हम लोगों ने प्रेसिडेंट वाला जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने देखा था, यदि आपको 4 फील्ड में स्पेशल नॉलेज है, और वो 4 फील्ड कौन कौन सी हैं, लिटरेचर, साहित्य, साइंस, विज्ञान, आर्ट, कला, और आर्ट या कला में सब कुछ आ जाता है, मतलब बॉलीवुड का कोई एक्टर एक्ट्रेस है वो भी आर्ट्स में आ जाएगा, अगर जो कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है जैसे कि सचिन तेंदुलकर तो वो भी आर्ट्स में आ जाएंगे। तो आर्ट या कला, और चौथा कौन सा है, सोशल सर्विस, समाज सेवा, है ना। तो इन 4 फील्ड में से किसी भी फील्ड में यदि आपको स्पेशल नॉलेज है तो आपको राज्यसभा के 12 एमपी के रूप में नॉमिनेट किया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके बाद देखिए जो राज्यसभा जो है ना, राज्यसभा में वोट कौन करता है। यदि आपको राज्यसभा का एमपी बनना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, तो वोट किससे मांगनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ, तो ये राज्य, स्टेट या यूटी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भी। तो क्योंकि राज्यों में क्या होता है, जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, राज्य विधानमंडल होता है, उसके 2 हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। तो यहाँ पर विधान परिषद की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधान सभा की बात की जा रही है। तो फिर यहाँ पर जो विधानसभा वाले एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, है ना, वो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली किसी स्टेट की हो और चाहे किसी यूटी की हो, उसके सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स, चुने हुए सदस्य, वो लोग वोट करते हैं राज्यसभा के लिए। तो सिंपल शब्दों में कहें तो यदि आपको राज्यसभा के एमपी का चुनाव लड़ना है
तो आपको वोट मांगने चला जाना पड़ेगा विधायकों से, है ना। वो चाहे राज्य वाले विधायक हों और चाहे यूटी वाले विधायक हों, बस चुने हुए जितने भी विधायक हैं राज्य या यूटी वाले, उनसे आपको वोट मांगने जाना पड़ेगा। अगर जो यही बात आ जाए कि भाई लोकसभा का अगर जो आपको एमपी बनना है तो आप किससे वोट मांगने जाएंगे, तो यहाँ पर क्योंकि सिंपल है इस वजह से मैंने लिखा भी नहीं था। 18 साल से ऊपर की जो जनता होती है वो वोट करती है लोकसभा के एमपी के लिए। तो आपको लोकसभा का अगर जो एमपी बनना है तो जनता से वोट मांगने जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि ये जो राज्यसभा है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये परमानेंट बॉडी है, परमानेंट बॉडी या स्थायी सदन है। अब स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि राज्यसभा कभी भी डिजॉल्व नहीं होती, कभी भी इसका विघटन नहीं होता। जैसे कि हमने लोकसभा में देखा कि वो हर 5 साल के बाद पूरी खाली हो जाएगी, 5 साल से पहले भी उसको डिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, वो कभी भी पूरी खाली नहीं होगी। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट बॉडी बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। और यहीं पर मैंने इसी वजह से लिख दिया है कि डिसोल्यूशन या विघटन, और वहाँ पर क्रॉस लगा दिया है, मतलब विघटन नहीं हो सकता, ये कॉन्टिन्यू चलती है। और ऐसा है क्यों? तो राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर हैं, 1/3 जो सदस्य हैं राज्यसभा के, वो हर दूसरे साल के अंत में रिटायर हो जाते हैं। वही लिखा है 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। हर 2 साल के बाद में राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए 1/3 मेंबर भर लिए जाते हैं। और इसी तरीके से आगे चलती रहेगी ये, इस वजह से कभी पूरी खाली ही नहीं होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक बाल्टी है, उसमें 3 जग पानी है, और आप हर 2 साल के बाद क्या करें? 1 जग पानी निकालें बाल्टी से, बाहर गिरा दें, और 1 जग नया वाला भर लें। ऐसे फिर जब 2 साल गुजर जाएं तो फिर से 1 जग जो है पानी निकाल दें, 1 जग नया वाला भर लें, तो बाल्टी पूरी कभी खाली नहीं होगी। ऐसे ही राज्यसभा पूरी कभी खाली ही नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि जो लोकसभा, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होता है, तो लोकसभा के एमपी जो होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और राज्यसभा के जो एमपी चुने जाते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि राज्यसभा के जो एमपी का टेन्योर है या कार्यकाल है, ये कितना होता है? 6 साल होता है। तो राज्यसभा के एमपी का कार्यकाल 6 साल होता है, और हर दूसरे साल के अंत में राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए भरे जाते हैं। अब जैसे कि आपको लग रहा हो कि ये कैसे होता होगा कि भाई एक एमपी 6 साल के लिए है, लेकिन हर दूसरे साल के अंत में क्या होता है कि 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग डिटेल्ड वाले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ रिवीजन के लिए है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें है ना, जल्दी जल्दी से हम लोग सीखते हुए चलते हैं। जैसे यहाँ पर था कि भाई लोकसभा जो है पहली बार बनी कब थी? 17 अप्रैल 1952। तो भाई ये जो राज्यसभा है ये कब बनी? तो ये बनी थी 3 अप्रैल 1952। और पहली बैठक कब हुई थी राज्यसभा की? तो बैठक दोनों लोगों की सेम डे ही हुई थी। तो इनकी देखिए लोकसभा की कब हुई थी? तो लोकसभा की जो बैठक है ये लिखा हुआ है 13 मई 1952। तो राज्यसभा की भी पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को हुई थी। ये आप ध्यान रखना। एक चीज़ हम लोगों ने नहीं लिखी है तो वो मैं लिखे दे रहा हूँ, है ना। और उसको लिखने के लिए जगह चाहिए, तो जगह यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि हम लोगों ने लिखा है इस वजह से थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया है। तो राज्यसभा के एमपी या लोकसभा के एमपी सांसद वो ओथ या शपथ किसके सामने लेते हैं, है ना। तो ओथ OATH है ना, OATH ओथ या शपथ ये लोग लेते हैं प्रेसिडेंट के सामने, राष्ट्रपति के सामने लेते हैं ओथ। ये ध्यान रखना, चाहे लोकसभा के एमपी हों चाहे राज्यसभा के एमपी हों। तो जो पार्लियामेंट में हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं, अब स्टेट लेजिस्लेचर में पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम एज इट इज़ चीज़ें हैं, और हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि लोकसभा बिल्कुल वैसी होती है जैसी राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा होती है, और जैसी संसद में राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान
परिषद होता है। तो लोकसभा वाली जितनी चीज़ें हैं वो आप लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा पर अप्लाई कर दीजिए, और लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद में कौन कौन सी चीज़ें होंगे, जो राज्यसभा वाली पूरी चीज़ें अप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सेम एज इट इज़ हो जाएगा आपका, इसी वजह से यहाँ पर आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल है वो किसे कहेंगे, जो राज्यों का कानून बनाने वाली बॉडी है उसको कहते हैं। तो जैसे वहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो किससे मिलके बनता था, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर किससे मिलके बनेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद और गवर्नर या राज्यपाल। अगर जो किसी राज्य में काउंसिल नहीं है, तो काउंसिल नहीं है तो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर में सिर्फ 2 ही लोग होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और गवर्नर, राज्यपाल। काउंसिल है तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये लिखा कहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 168 में लिखा है ना। अब देखिए क्या है कि क्वालिफिकेशन इनकी क्या, तो बिल्कुल क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट के एमपी वाली थी वही वाली क्वालिफिकेशन सारी की सारी यहीं पर हैं, और बस एक पॉइंट चेंज है। तो जैसे पार्लियामेंट के एमपी बनने के लिए, पार्लियामेंट जब बोलता हूँ तो लोकसभा राज्यसभा दोनों, तो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन क्या है, चाहे आपको विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली से एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या विधायक का चुनाव लड़ना हो, या लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के एमएलसी है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान पार्षद का चुनाव लड़ना हो, तब देखिए क्या होगा, आपके अंदर योग्यताएं कौन सी होनी चाहिए। तो वही फर्स्ट पॉइंट मैंने टिक मारा है, इसका मतलब यहाँ पर सिटीजन था तो यहाँ पर भी क्या होगा, भारत के सिटीजन होना चाहिए। वहाँ पर ओथ लिखा हुआ था, शपथ इंसान को लेना चाहिए जब भी चुनाव लड़ने जा रहा हो। तो यहाँ पर भी क्या है, आप एमएलए या एमएलसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विधायक या विधान पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपको ओथ लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर था मिनिमम एज लोकसभा के लिए 25 ईयर और राज्यसभा के लिए 30 ईयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के लिए मिनिमम एज 25 ईयर, क्योंकि विधानसभा बिल्कुल इक्वल है लोकसभा के, और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के लिए कितनी एज हो जाएगी, 30 ईयर, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल्कुल इक्वल है किसके, राज्यसभा के। तो बिल्कुल वही मैंने टिक कर दिया है, तो ये वाला भी पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, बस जो लास्ट वाला है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर जो आपको एमएलए बनना है, एमएलए विधायक बनना है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का चुनाव लड़ना है, तो आपको स्टेट की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अब वहाँ पर क्या था, पूरे भारत की वोटर लिस्ट में कहीं भी आपका नाम हो। अगर जो आपको किसी राज्य से विधायक का चुनाव लड़ना है तो उस राज्य की, है ना, उस राज्य की जो वोटर लिस्ट होगी वहाँ पर आपका कहीं ना कहीं नाम होना चाहिए। और एमएलसी बनने के लिए, जो विधान परिषद होते हैं उनका विधान पार्षद बनने के लिए यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज है। और मैंने ये राइट टिक क्यों किया है, क्योंकि स्टेट की वोटर लिस्ट जो ऊपर लिखा है ना, तो स्टेट की वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, चाहे आप एमएलए वाला चुनाव लड़ें चाहे एमएलसी वाला चुनाव लड़ें। लेकिन एमएलसी के लिए एक और चीज़ है कि वो उसी राज्य का निवासी भी होना चाहिए, उसी राज्य का रहने वाला भी होना चाहिए। जबकि ये वाली कंडीशन देखिए एमएलए या विधायक बनने के लिए नहीं है, लेकिन अगर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से एमएलसी का चुनाव लड़ते हो तो वहाँ पर ये कंडीशन दी गई है कि आपको उस राज्य का निवासी भी होना चाहिए, है ना। तो ये क्वालिफिकेशन 4 हो गई। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल पूरी की पूरी वही है। फर्स्ट पॉइंट वही बात, अनसाउंड माइंड या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट अगर जो है तो उसको एमएलए एमएलसी के पद से डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तब भी उसको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। उसके बाद अगर जो उन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी है या किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता अपना ली है तब भी उनको डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। इधर वाले देखते रहो। और आरपीए एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में जो 8 टाइप की डिस्क्वालिफिकेशन लिखी थी, वही 8 टाइप की डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट आपको कर देना है। फिर देखिए हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के बारे में।
और विधानसभा पढ़ते टाइम आपके दिमाग में लोकसभा वाला सारा का सारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अपने आप ही यहाँ पर सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि लोकसभा में था, तो लोकसभा में रिजर्वेशन SC ST का था, है ना। एक बात और ध्यान रखना, लोकसभा में SC ST का रिजर्वेशन होता है, लेकिन राज्यसभा में, है ना, राज्यसभा में SC ST का रिजर्वेशन नहीं होता है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है अपने माइंड में बैठा लेना है। लोकसभा में SC ST का रिजर्वेशन होगा, राज्यसभा में SC ST का रिजर्वेशन नहीं होता है। तो लोकसभा के इक्वल है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, तो यहाँ पर भी क्या होगा? SC ST का रिजर्वेशन होगा, है ना। कितना होगा? तो उस राज्य की टोटल जनसंख्या में जितने परसेंटेज में SC ST होंगे, उस राज्य की MLA की टोटल सीट का उतना ही परसेंटेज SC ST के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। उसके बाद क्योंकि लोकसभा के MP के लिए 18 साल से ऊपर की जनता वोट डालती थी, तो MLA के लिए भी कौन वोट डालेगा? विधायकों के लिए 18 साल से ऊपर की जनता ही वोट डालेगी। जैसे लोकसभा टेम्परेरी हाउस था, हर 5 साल के बाद क्या होता था? चुनाव होता था और वो पूरी खाली हो जाती थी। ऐसे ही ये टिक मैंने किया है, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट लगा दो। तो ये भी लेजिस्लेटिव असेंबली भी टेम्परेरी हाउस है, हर 5 साल के बाद इनका चुनाव होगा, नई भरी जाएगी, है ना। और जैसे वहाँ पर आर्टिकल 81 था, 550 मेंबर लिखे हुए थे लोकसभा के MP के, तो यहाँ पर चेंज आएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभाओं में आर्टिकल 170 दिया गया है और उसमें बताया गया है किसी भी राज्य में जो मिनिमम विधायक होंगे वो 60 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? 500 होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ राज्यों को इस नियम से छूट दी गई है, एक्सेप्शन में रखा गया है कुछ राज्यों को और एक्सेप्शन के लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 371। तो ये जो 371 है, इसमें किसको किसको एक्सेप्शन में रखा गया है? तो मिनिमम सीट, यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, ये जो सीटें मैंने लिखी हैं ये मिनिमम सीट हैं। तो मिनिमम सीट जो है अरुणाचल की, सिक्किम की, गोवा की, ये मिनिमम सीट 30 हो सकती हैं, है ना। तो 60 नहीं, ये एक्सेप्शन में डाल दिए गए हैं 3। अरुणाचल हो, चाहे सिक्किम हो, चाहे गोवा हो, वहाँ पर जो मिनिमम सीटें हैं वो 30 हो सकती हैं। मिज़ोरम में मिनिमम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो भाई 40 हो सकती हैं। नागालैंड की जो मिनिमम सीट हो सकती हैं विधायकों की, वो कितनी हो सकती हैं? 46 हो सकती हैं। इनको एक्सेप्शन में डाल दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर देखिए पॉइंट था, है ना, कि ये वाला नॉर्मल टर्म 5 ईयर लोकसभा का होता था, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का नॉर्मल टर्म कितना हो जाएगा? 5 ईयर हो जाएगा, है ना। जैसे लोकसभा को 5 साल से पहले डिजॉल्व किया जा सकता था, तो फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को भी 5 साल से पहले डिजॉल्व किया जा सकता है। बस अंतर इतना आएगा, लोकसभा को प्रेसिडेंट करता था, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन करेगा? गवर्नर करेगा। फिर तीसरा पॉइंट कि क्या लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन 5 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है? जी हाँ, बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा का ड्यूरेशन जब बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, तो यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन कि लेजिस्लेटिव असेंबली का टाइम ड्यूरेशन 5 साल से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी लागू होनी चाहिए और एक बार में 1 साल बढ़ेगा, वही वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद जैसे वहाँ पर राज्यसभा थी, ऐसे यहाँ पर कौन सी बॉडी है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद बॉडी है। हालांकि विधान परिषद, ये जो दूसरा वाला हाउस है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सारे राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कौन कौन से? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना, यही 6 राज्य हैं जहां पर ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये होती है। बाकी के राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो बिल्कुल राज्यसभा वाली चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनको बोलते क्या हैं? MLC बोलते हैं, विधान पार्षद बोलते हैं। अब आर्टिकल 171 यहाँ पर लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि
जो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम सीटें कितनी होंगी, कितने विधान पार्षद या कितने एमएलसी मिनिमम में चुने जाएंगे किसी राज्य में और कितने मैक्सिमम में। तो यहाँ पर कहा गया है कि मिनिमम जो है एमएलसी वो 40 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने होंगे, तो मैंने लिखा है कि मैक्सिमम 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब उस राज्य की विधानसभा में जितने एमएलए हैं उनका 1/3 1/3 ये मैक्सिमम संख्या है एमएलसी की, और मिनिमम कितना है 40। उसके बाद वोट फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद के लिए अगर जो आपको चुनाव लड़ना है तो आपको किससे वोट मांगना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने स्टार बना दिया है। स्टार इसलिए बना दिया है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका थोड़ा चुनाव जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है ना, थोड़ा जटिल होता है। वो क्या होता है अब यहाँ पर जानने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल्ड वाला जो वीडियो होगा उसमें ये चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट ये है, बिल्कुल राज्यसभा वाला कट कॉपी पेस्ट आपको करना है कि राज्यसभा परमानेंट बॉडी थी तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कैसी बॉडी है, परमानेंट बॉडी है। क्योंकि राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता था तो इसका भी डिसोल्यूशन नहीं होगा, जैसे राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं होता है। जैसे राज्यसभा के हर दूसरे साल के अंत में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते थे और नए भरे जाते थे, ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे और नए भरे जाएंगे। उसके बाद आप बताइए कि जो राज्यसभा के एमपी हैं वो कितने साल के लिए एमपी का पद धारण करते हैं, 6 साल, उनका टेन्योर या कार्यकाल 6 साल है। तो आपको बताना है एमएलसी कितने साल के लिए बनेंगे, 6 साल, तो एमएलसी का जो टेन्योर होगा वो 6 साल, ठीक है। और ये जो देखिए लास्ट वाली मैंने लाइन लिख दी है, री इलेक्टेड एंड री नॉमिनेटेड, ये सबके लिए आपको ध्यान रखना है, चाहे लोकसभा का एमपी हो, राज्यसभा का एमपी हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली का एमएलए हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल का एमएलसी हो, है ना, चाहे पंचायतें हों, म्यूनिसिपालिटीज़ हों, गवर्नर हों, है ना, प्रेसिडेंट हों, कोई भी हो, तो वो एनी नंबर ऑफ टाइम, ये जो मैंने बॉडीज़ बोली हैं इनमें कितने भी बार रीनॉमिनेट किया जा सकता है मेंबर्स को, और कितने भी बार आप री इलेक्ट हो सकते हैं। जितना मैंने अभी नाम लिया है उन सब के लिए ये सच है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जैसे कि ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक बात बची है। अब आप बताइए कि जैसे पार्लियामेंट में जो एमपी होते थे वो ओथ किसके सामने लेते थे, प्रेसिडेंट के सामने लेते थे। तो अब अंडरस्टूड है, आप अपने आप ये चीज़ बता सकते हैं कि अगर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल के एमएलसी हैं वो किसके सामने ओथ लेंगे, तो वो किसके सामने ओथ लेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वही मैं बोलने वाला हूँ, गवर्नर के सामने ओथ लेंगे, है ना। तो ओथ ये लोग किसके सामने लेंगे, सारे लोग, गवर्नर, राज्यपाल के सामने ओथ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमने जो बोर्ड पे लिखी हैं ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। और इसमें एक चीज़ बचती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, तो वो क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर लिखा है तो मैं अभी लिखना नहीं चाहता हूँ, अभी जब इसको मिटाऊँगा थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेंगे। तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट ये हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज़, नगर पालिकाओं पर। तो पंचायत देखिए किसके लिए होती हैं, पंचायतें गांव का शासन संभालती हैं, जबकि जो म्यूनिसिपालिटीज़ होती हैं वो किसका शासन संभालती हैं, वो नगर पालिकाओं का शासन संभालती हैं। एक सेकेंड ज़रा, क्योंकि गर्मी है फ़ैन चला रहा हूँ तो कैमरा हिल रहा है, इस वजह से मैंने फ़ैन बंद करके रखा हुआ है। अब देखिए क्या है कि पंचायत, तो पंचायतें देखिए क्या हैं कि ये शुरू में संविधान में नहीं थी, इनके लिए प्रावधान नहीं किए गए थे। और ये जो पंचायतें हैं ये मैंने लिख दिया है कि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 1992 से भारतीय संविधान में एक भाग जोड़ा गया नया पार्ट 9, उसमें जो है पंचायतों के बारे में लिखा गया है कि भाई पंचायतें कैसी होंगी,
कितने इसके लेवल होंगे, पंचायतों में प्रधान कैसे चुना जाएगा, कितने साल के लिए पंचायतें होंगी, पैसा कौन कहाँ से जाएगा इनको, ये सारी बातें कहाँ पर लिखी हैं, पार्ट 9 में। और पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक हैं। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें लिखनी थी इस वजह से आर्टिकल 243, 243 ए, 243 बी, 243 सी और ऐसे ही करके सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ 243 से लेकर 243 ओ तक आर्टिकल हैं पार्ट 9 में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट है, इससे एक शेड्यूल भी जोड़ी गई थी, 11वीं शेड्यूल या 11वीं अनुसूची। ये जो 11वीं अनुसूची है इसमें 29 सब्जेक्ट्स 29 विषय दिए गए हैं, जिन 29 विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार पंचायतों को है। ऐसे 29 सब्जेक्ट की लिस्ट है 11th शेड्यूल। तो ये दो चीज़ें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई। ऐसे ही जो शहरों का प्रशासन संभाला जाता है वो किसके द्वारा, म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिकाओं के द्वारा संभाला जाता है शहरों का प्रशासन, है ना। और जैसे पंचायतों को जोड़ा गया 73rd संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऐसे ही सेम ईयर में 1992 में ही, है ना, 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसके द्वारा पार्ट 9A जोड़ा गया, भाग 9A। और इस भाग 9A में म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिकाओं के बारे में सब कुछ लिख दिया गया है कि भाई नगर पालिकाएँ कितने दिनों के लिए चुनी जाएंगी, इनको पैसा कैसे जाएगा, मेयर का चुनाव कैसे होगा, सब कुछ। और जैसे 73rd के माध्यम से 11th शेड्यूल जोड़ी गई थी पंचायतों में, ऐसे ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा 12वीं शेड्यूल जोड़ी गई है, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ये जो 12वीं शेड्यूल या 12वीं अनुसूची है, ये 18 इसमें विषय दिए गए हैं, 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। और उन 18 सब्जेक्ट्स या 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति या प्रशासन करने की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिकाओं के पास है। तो जो 12वीं शेड्यूल है ये 18 सब्जेक्ट की लिस्ट है इसमें, है ना, और म्यूनिसिपैलिटी के लिए है ये लिस्ट। तो जो पंचायतें हैं, अब हम लोग पहले पंचायत वाला एक बार देख लेते हैं, फिर म्यूनिसिपैलिटी वाला देख लेंगे, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी वाली चीज़ें बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट हैं पंचायतों वाली ही। तो हमको सेम मतलब ये जो मैंने लिखा है कि सेम तो सारी चीज़ें सेम है, तो पंचायत पढ़ेंगे, म्यूनिसिपैलिटी अपने आप कवर हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए जो पंचायत है ये भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया, उसके द्वारा पंचायतों को जोड़ा गया। लेकिन ये लागू कब से हुआ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो लागू हुआ है, इन्फोर्समेंट डेट जो है वो 24 अप्रैल 1993 है। और 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है, इस वजह से हर साल 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर या संरचना कैसी होगी, तो संरचना कैसी होगी, तो ये 3 लेवल पर होती हैं पंचायतें। और 3 लेवल का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा लूँ, है ना, और फिर आपको बताता हूँ। क्योंकि देखिए क्या है कि जो एक ज़िला होता है, एक डिस्ट्रिक्ट, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है वो कई सारे ब्लॉक से मिलके बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर मैंने 4 ब्लॉक बना दिए हैं। तो इस ज़िले में जो 4 ब्लॉक हो गए, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3 एंड ब्लॉक नंबर 4। तो 4 ब्लॉक से मिलकर एग्जांपल है एक ज़िला बना। और ब्लॉक को भी फिर किस में डिवाइड किया जाता है, तो ब्लॉक को डिवाइड किया जाता है विलेजेस में, गांव में। तो जैसे कि ब्लॉक नंबर 1 जो है इसमें मैंने बना दिए हैं कितने गांव, 1 2 3 4 5 6 गांव, है ना, ये एग्जांपल है। तो इसका मतलब कई सारे गांवों से मिलकर ब्लॉक बनता है और कई सारे ब्लॉक से मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो ऐसे ही जो पंचायतें हैं वो 3 लेवल पर होती हैं। एक को बोलते हैं विलेज पंचायत, ये गांव में होगी। दूसरी को बोलेंगे ब्लॉक पंचायत, ये ब्लॉक में होगी। और तीसरी को बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये जिला के लेवल पर होगी। लेकिन ध्यान रखना है पंचायतें
ऐसे इलाके में होंगी जो रूरल हो, जो ग्रामीण इलाके हों, वहाँ पर पंचायतें होंगी। तो ये 3 लेवल पर पंचायत होती हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत। एक बात और आपको ध्यान रखना है, इफ़ स्टेट पॉपुलेशन लेस दैन 20 लाख्स, अगर जो किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो मैंने लिखा है कि ब्लॉक पंचायत और क्रॉस लगा दिया है, मतलब ब्लॉक पंचायत फिर नहीं होगी वहाँ पर। अगर जो किसी भी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो फिर उस राज्य में ब्लॉक पंचायत नहीं होगी, मतलब सिर्फ 2 ही पंचायतें होंगी, 2 ही लेवल पर पंचायतें होंगी, एक तो विलेज पंचायत और एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत। लेकिन यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पर तीनों लेवल होंगे, विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो ये बात हो गई। उसके बाद देखिए इलेक्शन। तो इलेक्शन देखिए क्या है कि जितने भी मेंबर हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है ऑल मेंबर्स, सारे सदस्यों का। और इसका मतलब ये हो गया, चाहे विलेज पंचायत में, गांव की पंचायत में जो मेंबर और सदस्य चुने जाते हैं, है ना, उनका चुनाव हो, चाहे ब्लॉक पंचायत के सदस्यों का चुनाव हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के सदस्यों का चुनाव हो, सारे सदस्य जो हैं वो किसके द्वारा चुने जाएंगे? डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे। और डायरेक्ट इलेक्शन उसे कहते हैं जहां पर सीधे जनता वोट करे। और जनता कितने एज वाली? 18 साल से ऊपर की जनता के द्वारा सीधे सारे लेवल पर मेंबर्स चुने जाते हैं, चाहे विलेज पंचायत हो, चाहे ब्लॉक पंचायत हो और चाहे डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो। तो ये याद रखेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा सारे जो मेंबर्स हैं वो चुने जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या है, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन या आरक्षण। अब देखिए यहाँ पर जो हमने इलेक्शन आपको बताया है ना, तो इलेक्शन भी क्या होता है, क्योंकि जैसे विलेज पंचायत है, तो विलेज पंचायत में क्या होता है कि एक तो मेंबर्स चुने जाते हैं और एक पूरे विलेज का हेड चुना जाता है, जिसको प्रधान कहते हैं। तो मैंने क्या किया है, हेड वाला इलेक्शन आपको नहीं बताया है, क्योंकि उसको बताने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समझाना पड़ता। वो डिटेल्ड वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, है ना, कि हेड वाला जो है वो कैसे चुना जाता है, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो हेड वाला जो है वो हमने अभी यहाँ पर इलेक्शन की बात नहीं की है, सारे मेंबर्स की बात कर ली है, चाहे विलेज पंचायत का हो, चाहे ब्लॉक पंचायत का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट पंचायत का हो। उसके बाद देखिए क्या रिजर्वेशन। तो आपको बस ध्यान देना है कि SC ST का रिजर्वेशन, और मैंने पहले ही आपको बताया है कि पॉपुलेशन जितनी होगी उस पंचायत एरिया में, उस पंचायत क्षेत्र में जितनी पॉपुलेशन है SC ST की, जितने परसेंटेज पॉपुलेशन है SC ST की उस पंचायत एरिया में, उसी परसेंटेज में SC ST की सीटें रिजर्व्ड होती हैं। ध्यान रखना है। वोमेन, महिलाओं, तो यहाँ पर स्पेशल है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो महिलाओं का रिजर्वेशन है पंचायतों में होता है, और ये लिखा है नॉट लेस देन 1/3, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। जितनी भी सीटें हैं उसका 1/3 कम से कम रिजर्व होना चाहिए महिलाओं के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी करें वो राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि वो कितनी भी करें, लेकिन कम से कम कितनी सीटें रिजर्व होनी है? 1/3। तो ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पंचायत का टाइम पीरियड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लीजिएगा। तो पंचायतों का टाइम पीरियड, तो भाई लोकसभा का जितना टाइम पीरियड 5 साल, जितना लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का टाइम पीरियड 5 साल, तो पंचायतों का भी टाइम पीरियड कितना? 5 साल। क्या पंचायत को, है ना, समय से पहले 5 साल से पहले डिजॉल्व किया जा सकता है? जी हाँ, डिसोल्यूशन किया जा सकता है। भाई यदि लोकसभा का विघटन हो सकता है, विधानसभाओं का विघटन हो सकता है, तो पंचायतों का भी विघटन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर जो 5 साल से पहले पंचायत को डिजॉल्व किया गया, इसको विघटित किया गया, है ना, और पंचायत जो है वो अपना समय पूरा होने में 6 महीने से कम का जो है समय बचा हुआ है। अब ये जो है मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर मिटा देता हूँ। किसी को कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो मिटाने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और वैसे मैं क्या करूँगा, ये जो अभी मैंने लिखा है इसका फ़ोटो भी आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ओथ वाला ये मिटा देता हूँ गवर्नर का, और वहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर जो पंचायतें हैं, और क्योंकि पंचायत 5 साल की होती है, ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा ही मिटा देता हूँ जिसमें कि आसानी हो जाए।
ठीक है समझाने में। तो देखो यहाँ पर जैसे कि पंचायतें होती हैं, तो पंचायतें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, ठीक है। अगर जो बाई चांस कोई एक पंचायत है वो 4 साल 8 महीने चली, ठीक, और एक पंचायत ऐसी, मतलब 4 साल 8 महीने के बाद उसको डिजॉल्व कर दिया गया, और एक पंचायत ऐसी है जो 3 साल और 2 महीने चली, ठीक। तो यहाँ पर देखो कितना समय बचा हुआ है पंचायत को अपना टाइम पीरियड पूरा करने में। तो इसका मतलब 4 साल 8 महीने हैं, तो 4 महीने इसके बचे हुए थे, 4 महीने और चल जाती तो इसके 5 साल पूरे हो जाते। यहाँ पर देखो कितना समय बचा हुआ है, तो 3 साल 2 महीने इसने काम किया है ना। तो इसके कितने हो गए, तो इसका हो गया 1 साल और 10 महीने इसके बचे हुए हैं, ठीक है। तो 1 साल 10 महीने इसका बचा है, 4 महीना इसका बचा है। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर जो समय 6 महीने से कम का बाकी है, ये जो पंचायत है जिसका समय सिर्फ 4 महीने है बाकी था, तो यदि समय 6 महीने से कम का बाकी है तो चुनाव करवाने की ज़रूरत नहीं है पंचायतों का, ठीक है। लेकिन यदि 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, यहाँ पर समय कितना बचा हुआ था, 1 साल 10 महीना, 6 महीने से ज़्यादा का बचा हुआ था, तब चुनाव करवाए जाने चाहिए, चुनाव होंगे। लेकिन एक स्पेशल बात कि जो नई पंचायत चुनी जाएगी वो जितना बचा हुआ समय है ना उसी के लिए चुनी जाएगी। मतलब जो नई पंचायत चुनी जाएगी वो 1 साल 10 महीने के लिए ही चुनी जाएगी। जबकि ये कॉन्सेप्ट लोकसभा में अगर जो हम लगाते हैं, एक तो लोकसभा को डिजॉल्व किया जाता है तो नई लोकसभा नए 5 साल के लिए चुनती है, ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा नए 5 साल के लिए चुनी जाती है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर जो नई पंचायत चुनी गई तो जितना बचा हुआ समय है उसी के लिए चुनी जाती है, ठीक है। तो वही बात देखिए मैंने यहाँ पर लिख दी है कि डिसोल्यूशन पंचायतों का हो सकता है, ठीक है, यदि 6 महीना माइनस मैंने लगाया है तो 6 महीने से कम का अगर जो समय बचा हुआ है तो इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है तो इलेक्शन करवाया जाएगा। लेकिन आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो नई पंचायत बनेगी वो बचे हुए समय के लिए ही चुनी जाएगी। उसके बाद जैसे होता क्या है कि पूरे इंडिया में केंद्र से राज्यों को कितना पैसा दिया जाएगा, केंद्र से राज्यों को कितना पैसा दिया जाएगा, इसके लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, वित्त आयोग बनाया जाता है। वो वित्त आयोग बताता है कि केंद्र से राज्यों को कितना पैसा दिया जाएगा। और वित्त आयोग के जो मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऐसे ही राज्यों से पंचायतों को और नगर पालिकाओं को कितना पैसा दिया जाएगा उसके लिए बनाया जाता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग मेनली बताता है कि राज्य से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को कितना पैसा दिया जाएगा, ठीक है। और आपको आर्टिकल ध्यान रखना है, देखिए ये वाले आर्टिकल पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल 243I 243I में दिया गया है स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। और तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर होंगे उसको कौन अपॉइंट करेगा, कौन नियुक्त करेगा, गवर्नर, राज्यपाल, है ना। उसके बाद देखिए जैसे पूरे इंडिया में इलेक्शन करवाने के लिए चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा के एमपी का, उसके बाद राज्यों में एमएलए वगैरह का, उन सबको कौन कराता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, वो सारे इलेक्शन करवाता है। लेकिन स्टेट में भी एक इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग का पहले तो आर्टिकल आप देख लीजिए कौन सा है, तो आर्टिकल 243K है, के आर्टिकल 243K, इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ 2 लोगों के चुनाव करवाता है, पंचायतों के और नगर पालिकाओं के। और इन 2 चुनावों को छोड़ के जितने भी इम्पॉर्टेंट चुनाव होते हैं वो सारा भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो स्पेशल याद रखना कि राज्य वाला जो इलेक्शन कमीशन होता है वो सिर्फ 2 लोगों के पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव करवाता है।
और यहाँ पर भाई क्वालिफ़िकेशन भी देख लेते हैं। यदि आपको पंचायत में चुनाव लड़ना है, चाहे विलेज पंचायत में, चाहे ब्लॉक पंचायत में, चाहे डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, तो ये स्पेशल पॉइंट है, ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पर मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए, मिनिमम एज 21 ईयर। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, और बाकी की सारी वही योग्यताएं होनी चाहिए जो स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए हैं। मतलब जो यहाँ पर हमने स्टेट लेजिस्लेचर का एमएलए या एमएलसी बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन देखी थी, वो वाली सारी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और मिनिमम एज बस कितनी होनी चाहिए, तो 21 ईयर, 21 साल। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पंचायतों में देख ली। अब देखिए, अगर जो आपको पंचायत आ गई है तो म्यूनिसिपैलिटी अपने आप आपको आ जाएगी, क्योंकि बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है। बस ये है कि म्यूनिसिपैलिटी, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 74 से संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई है ना, 9A 12वीं शेड्यूल। और म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिकाओं वाला जो ये संविधान संशोधन था 74वां, इसको लागू कब से किया गया था, तो 1 जून 1993 से इसको लागू किया गया था। अब देखिए क्या है, बस स्ट्रक्चर वाला पॉइंट अलग है यहाँ पे। जैसे यहाँ पर 3 लेवल पर होती थी, विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तो म्यूनिसिपैलिटी जो होती हैं वो भी 3 टियर स्ट्रक्चर है, त्रिस्तरीय संरचना है नगर पालिकाओं की। पहले को बोलते हैं, पहली म्यूनिसिपैलिटी को बोलते हैं नगर पंचायत। तो नगर पंचायत हिंदी में भी नगर पंचायत ही है। नगर पंचायत किसे कहते हैं, तो नगर पंचायत देखिए क्या है, ऐसी जगह होती है ट्रांजिशनल एरिया, संक्रमणकालीन क्षेत्र में होती है। संक्रमणकालीन क्षेत्र किसे कहते हैं, ट्रांजिशनल एरिया, जहाँ पर 2 विशेषताएं एक साथ पाई जाएं। जैसे कि दलदल वाली ज़मीन होती है, वहाँ पर देखो लैंड वाले भी कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे और पानी वाले भी कीड़े मकोड़े पाए जाएंगे। तो जो दलदल वाला लैंड होता है उसको हम ट्रांजिशनल एरिया बोलते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती हैं, तो फिर यहाँ पर मैं ये एग्जांपल क्यों आपको दे रहा हूँ, तो नगर पंचायत वहाँ पर होगी जो अभी अभी गांव से शहर बन रहा होगा क्षेत्र, वहाँ पर, क्योंकि अभी अभी गांव है, गांव से शहर बनने की प्रोसेस चल रही है यहाँ पर। तो गांव की भी विशेषताएं देखने को मिलेंगी और शहर की भी विशेषताएं साथ साथ देखने को मिलेंगी। तो जहाँ पर गांव से शहर बनने की प्रोसेस अभी चल रही है, वहाँ पर जो नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी होगी, नगर पालिका होगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नगर पंचायत। उसके बाद दूसरे लेवल की जो म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका होती है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद। तो ये कहाँ पर होती है, जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर कौन होता है, वहाँ पर म्यूनिसिपल काउंसिल होती है। और जो बहुत बड़े शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या 3 लाख से ऊपर है, तो वहाँ पर जो म्यूनिसिपैलिटी पाई जाती है उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। तो जो दिल्ली में जो है वो कौन सी म्यूनिसिपैलिटी होगी, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगा, नगर निगम होगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो सेकंड पॉइंट हमने लिखा, सेम यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर भी सारे मेंबर्स, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हो, चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल का हो और चाहे नगर पंचायत का हो, सारे लोगों का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, सारे मेंबर्स का। फिर रिजर्वेशन तो बिल्कुल सेम, तो यहाँ पर भी SC ST का रिजर्वेशन पॉपुलेशन के अनुपात में और वोमेन का रिजर्वेशन कम से कम 1/3, 1/3। चौथा पॉइंट, पंचायत का टाइम पीरियड जैसे यहाँ पर था ऐसे यहाँ पर भी बिल्कुल वही, नॉर्मल टाइम पीरियड 5 साल और ड्यूरेशन क्या होगी, तो जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यदि 6 महीने से कम का समय बचा है और म्यूनिसिपैलिटी को डिजॉल्व कर दिया गया है तो चुनाव करवाने की ज़रूरत नहीं है। या 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा है तो चुनाव करवाए जाएंगे और जो नई नगर पालिका बनेगी वो बचे हुए टाइम के लिए ही बनेगी। तो बिल्कुल सेम पॉइंट। उसके बाद 5th पॉइंट हमने देखा था स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो यही वाला स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पर भी दे के रखा हुआ है, बस उसका आर्टिकल अलग हो जाता है। 6 स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो यही वाला स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी में भी दे के रखा हुआ है, बस उसका आर्टिकल अलग हो जाता है। मतलब सेम स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है म्यूनिसिपैलिटी के भी। क्वालिफिकेशन तो बिल्कुल सेम, 7वां पॉइंट है, मैंने लिखा है सेम, तो इसका मतलब क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल सेम जो कि पंचायतों वाली हैं, है ना। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं कौन कौन से, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर
और पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, है ना, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, शॉर्ट में कवर किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने अभी आपको नहीं बताई हैं जो डिटेल्ड में ज़्यादा आपको समझ में आएंगी, क्योंकि ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखने की ही कोशिश की है। जिसको बहुत डिटेल्ड में जानना है भाई इलेक्शन कैसे होता है, बिल्कुल आपको दिखे कि विलेज में जो है अब प्रधान कैसे चुना जाता है, मेंबर कैसे चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर किसे कहते हैं, तो वो डिटेल्ड वाला जो वीडियो डालूंगा पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सबका अलग अलग डालूंगा डिटेल में, वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।